यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? नीतीश जी हाईजैक हो रखे, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या है, अचेत अवस्था में। 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। कान यूं पकड़ें या फिर इस तरीके से, बात बराबर है, लेकिन फिर तरीका बदल जाता है। इस कहानी की शुरुआत इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने भी बिहार में कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन पाने के लिए तरीका बदल लिया है, या फिर यूं कह लीजिए कि अपना प्लान बदल लिया है। आखिर वो प्लान क्या है, उस प्लान को आज हम डिकोड करेंगे। और अगर ये प्लान चल गया तो उनके साथी तेजस्वी यादव और विरोधी नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए भी ये एक तरीके से खतरे की घंटी है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। जी हां, हमने जो कहा था कि ये राहुल गांधी का प्लान ये है जो उन्होंने आज संकेत में नहीं बल्कि खुलकर बता दिया है और जता भी दिया है। सवेरे राहुल गांधी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, फिर वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी कह लीजिए, जिसमें सभी प्रदेशों के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बुलाए गए थे, वहां उन सब से उन्होंने बात की। अब आप कहेंगे कि इस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तो एक तरीके से माहौल बनाने के लिए। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में की। उससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने 15 दिनों तक 174 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर अधिकार यात्रा की थी। यानी राहुल गांधी एक मैसेज दे रहे हैं कि इस बार वो किस्तों में नहीं, बिहार में टिके रहने वाले हैं। उनका जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान की कुंजी अभी तो नीतीश कुमार के पास है। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार इसी कुंजी के दम पर बिहार की सत्ता में। वो जिसके साथ चले जाते हैं, लालू यादव के साथ जाते हैं तो वहाँ सरकार बना लेते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं तो वहाँ सरकार बना लेते हैं। कोशिश राहुल की अब उसी नीतीश कुमार से वो कुंजी वापस लेने की है। इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि अब बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक तरीके से बोझ बना दिया है। जो लिखा हुआ कहा गया उसको आप यूं समझें, कहा गया कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने मानसिक रूप से रिटायर कर दिया है। आप ये जानते हैं कि तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस पार्टी या फिर महागठबंधन का कोई नेता, कोई भी नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक नहीं करता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर में अपनी वो छवि बनाई है। और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी जो है वो है ईबीसी, यानी अति पिछड़ा वोटर, जो बिहार की आबादी में करीब 36%, यानी वो निर्णायक वोटर जो कभी भी इधर से उधर किसी की सत्ता बना सकता है और किसी की बिगाड़ सकता है। नीतीश कुमार जिस बिरादरी से हैं उसके सिर्फ 3% से भी कम वोटर हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा अपना सामाजिक समीकरण बनाया कि 20 सालों से वो सत्ता की धुरी पर टिके हुए। बिना कुछ कहे हुए भी राहुल गांधी की कोशिश ये है कि इस वोट बैंक को, जो अति पिछड़ा कहा जाता है, जो 36% वोटर हैं बिहार में, 112 जातियां इसमें आती हैं, जो आम तौर पर ये माना जाता है कि वो आरजेडी के साथ सहज रूप से नहीं मिल सकते। इसीलिए कोशिश राहुल गांधी की है कि ये जो वो वोटर है जिसको अब ये लग रहा है कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो चले हैं, अब नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी मोड़ पर हैं, और इसीलिए इस बात को हवा दी जा रही है, चाहे वो प्रशांत किशोर हों या तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी, कि नीतीश कुमार अब चुक चुके हैं। नीतीश कुमार पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। यहाँ तक भी कहा गया, आरोप लगाया गया कि बीजेपी के नेता और जेडीयू के कुछ करीबी नेता जो नीतीश कुमार के आसपास दिखते हैं, वो उनको धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार तो अच्छे हैं, लेकिन उनके दिमाग पर अब पकड़ जो है वो बीजेपी और जेडीयू नेताओं की है। और ऐसे कुछ सामने तस्वीरें भी आई जिससे लगा कि शायद नीतीश कुमार कुछ ठीक नहीं है, चाहे वो माथे पर किसी के गमले रख देना या फिर राष्ट्रगान के समय वो अपना हाथ पांव चलाने लगना। ऐसी कुछ तस्वीरें आई जिससे इस आरोप को बल मिला। बहरहाल कोशिश ये है कि उस वोटर को
और उस वोट बैंक को, जो अति पिछड़ी जातियां कही जाती हैं, जो नीतीश कुमार से जुड़ी रही पिछले 2 दशकों से, अब नीतीश कुमार के बाद वो किधर जाएंगी, उस पर कोशिश बीजेपी की भी। और इसीलिए बीजेपी उन समुदायों से, उन बिरादरी के नेताओं को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रही है। डिप्टी सीएम जो हैं बिहार के, सम्राट चौधरी, उनको इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ाया गया। ऐसे ही और भी इसी बिरादरी के कई नेताओं को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन बात बनती नज़र नहीं आ रही है। अब राहुल गांधी की कोशिश ये है कि उन्हें अपने सहयोगी पार्टनर यानी आरजेडी से भी अलग रहना है और अपने को उसके साथ रहते भी मजबूत करना है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर आरजेडी मजबूत रही तो फिर उसके लिए मजबूत होने का रास्ता बचता ही नहीं। एक खास बात और भी है, बीते कुछ सालों से राहुल गांधी ने अपने लिए ऐसी भूमिका तय की है कि ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम समाज है वो किसी भी प्रदेश का हो, वहाँ राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लड़ते भिड़ते दिखते नजर आते हैं। और एक तरीके से उन्होंने अपने लिए उस समुदाय में ये छवि बनाई है कि असली लड़ाई अगर मोदी से कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी। और यही वजह है कि इंडिया ब्लॉक के जो अलायंस पार्टनर हैं वो इसी मजबूरी की वजह से राहुल गांधी से चिपके रहते हैं, यानी वो राहुल गांधी से अलग होने का खतरा मोल लेना नहीं चाहते, चाहे बात अखिलेश यादव की हो या फिर बात तेजस्वी यादव की है। लेकिन हम बात कर रहे थे अति पिछड़ी समाज पर, अति पिछड़ी जातियों पर, जिसके लिए सबसे पहले राजनीति में अगर मजबूती देने का दरवाज़ा खोला तो वो थे बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने 1971 में ही एक मुंगेरी लाल आयोग बना करके इस तबके को, जो एक प्रभावशाली पिछड़े तबके हैं, उनसे अलग करके उनको राजनीतिक रूप से ताकत देने की कोशिश के तौर पर उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग बनाया। लेकिन फिर बाद में उनकी सरकार जाती रही और वो इस तरीके से उनको रिजर्वेशन नहीं दे पाए। बाद में जब वो फिर से 1977 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये कोशिश की थी। अब उसी कोशिश को नीतीश कुमार ने पिछड़ों को अलग अलग कोटा विद इन कोटा किया, पिछड़ों को अलग आरक्षण, उसी में से अति पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण और व्यवस्था करके उन्होंने अपनी राजनीति को अब तक चलाए रखा और जीवित रखा। लेकिन अब चूंकि सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार के बाद इस पर यानी इस समुदाय पर पकड़ किसकी होगी। राहुल गांधी को लगता है कि ये बेहतर मौका है, इस बेहतर मौके पर उन्होंने अपना ये मास्टर प्लान तैयार किया है। आमतौर पर कांग्रेस के बारे में कहा जाता रहा है कि ब्राह्मण, दलित और मुसलमान ये उसके कोर बेस वोटर हुआ करते थे। मुस्लिम समाज पर धीरे धीरे वो अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। रही बात ब्राह्मणों की या सवर्णों की कह लें तो उसका रुख बीजेपी की तरफ हो गया है, और दलितों का कहें तो वो अलग अलग पार्टियों में बंट गई है। बिहार में जीतन राम मांझी के पास अपना वोट बैंक है, चिराग पासवान के पास अपना वोट बैंक है, इसीलिए उन्होंने विकल्प के तौर पर ईबीसी समुदाय को चुना है। और इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के तुरंत बाद पटना के एक होटल में ईबीसी सम्मेलन किया गया और इसमें वो तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए, ये बताने और दिखाने के लिए कि हम आपकी चिंता करते हैं, आप भी हमारी चिंता करिए। और रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला था, जो पहले कहा गया था, पहले कास्ट सर्वे हुआ जब नीतीश कुमार थे और उस सरकार में तेजस्वी यादव भी थे, बाद में आरक्षण को बढ़ाकर 65% देने की बात कही गई, हालांकि बाद में अदालत से उस पर रोक लग गई। अब उस मांग को दोबारा उठाया गया है और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि तमिलनाडु में भी हमने 69% रिजर्वेशन दिया है। तो एक तरीके से आरक्षण, और साथ ही जैसे SC/ST एक्ट है उसी तरीके से कांग्रेस की डिमांड भी है कि जो अति पिछड़े समुदाय हैं उनके लिए भी अति पिछड़ा अत्याचार निवारण एक कानून बनाया जाए, ताकि उनको कानूनी इस तरह की जो परेशानियां होती हैं, इनके खिलाफ अपराध होते हैं, उनको एक तरीके से ताकत मिले। राहुल गांधी की कोशिश ये है कि जो 1990 के बाद से अगर देखें तो कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उस राजनीतिक जमीन को अगर पा लेते हैं, खासतौर से जो ईबीसी का समुदाय है जिसके बारे में एक तरीके से धारणा बन गई है, और ये पिछले कुछ चुनावी नतीजों में ये बात स्पष्ट रूप से समझ में भी आने लगी है कि आरजेडी की तमाम कोशिशों के बावजूद, क्योंकि वहाँ एक तरीके से यादव जाति का दबदबा है और उसके साथ ये ईबीसी की जातियाँ बहुत सहज भाव से नहीं जा पाती, इसीलिए राहुल गांधी की नज़र इस वोट बैंक पर है जिनको लगता है कि ये नीतीश कुमार से छिटक सकता है और बीजेपी से भी छिटक सकता है। अगर ये प्लान राहुल का कामयाब रहा तो फिर कांग्रेस को बिहार में उसकी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन वापस मिल सकती है। हालांकि राहुल गांधी के कई प्रयोग फेल भी रहे, ये एक और नया प्रयोग है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का यह प्रयोग बिहार में कामयाब हो पाएगा? हमें इंतज़ार रहेगा आपकी
राय का। बने रहिए बाकी की खबरों के लिए द लल्लन टॉप पर।